हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद रजा एंड दिस इज योर फेवरेट शो मेंटल हेल्थ जरूरी है विद नवीद रजा एंड कंवल कदीर। डॉक्टर कंवल हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज के जो टॉपिक है ना, वो बहुत एंजॉय करेंगे आप लोग, खास तौर पे खवातीन और हस्बैंड्स दोनों एंजॉय करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे शादीशुदा जिंदगी के ऊपर कि हस्बैंड वाइफ के जो जिंदगी के मसाइल होते हैं उनको किस तरह से हल किया जा सके। तो एग्जैक्टली उस टर्म को क्या कहते हैं जो मैरिज काउंसलिंग होती है या मैरिज इश्यूज को सॉल्व किया जाता है? मैरिटल थेरेपी। मैरिटल थेरेपी। तो आज हम बात करेंगे मैरिटल थेरेपी पे और देखेंगे कि उसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मर्द की गलती हो, कभी कभी औरतों की भी गलती हो सकती है, लेकिन औरतें मानती नहीं है, वो एक अलग बात है। Of course, never. तो व्हाट इज मैरिटल थेरेपी? मैरिटल थेरेपी एक्चुअली इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी जिसके अंदर जिसके ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, बट यूजुअली मैरिटल डिस्कॉर्ड हम कहते हैं कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्कॉर्ड को ट्रीट करने के लिए होती है मैरिटल थेरेपी। उसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं। या तो एक सिंगल थेरेपिस्ट होता है जो हस्बैंड वाइफ दोनों के साथ डील करता है, जो मैं वैसे प्रेफर नहीं करती हूँ ऑनेस्टली। मतलब मैं भी मैरिटल थेरेपी में स्पेशलाइज करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ एक सेम थेरेपिस्ट ना कितना नॉन जजमेंटल रह सकता है बिटवीन। आप साइड्स पिक कर लेते हैं। हाँ, तो आई जस्ट फील कि इसका बेटर फॉर्म होता है कि 2 डिफरेंट थेरेपिस्ट, एक मतलब ऑल्दो 2 पीपल हु वर्क टुगेदर, तो एक जो है वो वाइफ को देखते हैं, एक हस्बैंड को देखते हैं, और फिर ये जो जॉइंट सेशन होते हैं जो आफ्टर यू डेल्ट विद देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, तो जॉइंट सेशन में भी फिर 2 थेरेपिस्ट होते हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं। तो इट्स लाइक हैविंग एन एडवोकेट कि हर जो वाइफ के पास अपना एडवोकेट है और हस्बैंड के पास अपना एडवोकेट है, तो वो दूसरी फॉर्म ऑफ थेरेपी है जो आप कर सकते हैं। मैरिटल थेरेपी अब फाइनली जाके पाकिस्तान में थोड़ी कॉमन हो गई है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग, मतलब मैं देखती हूँ फेसबुक ग्रुप्स पे भी जो ज़्यादातर वुमेन ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं एक्सेट्रा, तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अच्छा, नो ऑफेंस, बट मैं आपको बात बताऊँ, समहाउ जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा प्रो हो गई हैं टू मैरिटल थेरेपी। बर्दाश्त कम हो गई है। बिल्कुल हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन हस्बैंड्स थी फाइनेंशियली वो शायद मीटअप नहीं हो पाती। मतलब आप अपने इर्द गिर्द अभी देखें कितने कपल्स आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही हैप्पी कपल है, लेकिन ना लोग इस बारे में फिक्र ही नहीं करते थे। उनको लगता था बस इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैरिज, बस शादी हो गई तो बस सब जो भी हो गया चल रहेगा, जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी। अब सिर्फ लोगों में क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, तो अब लोग चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। तो मतलब मुझे लगता है अब ये वो सारे सवाल हैं जो ये हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो अब इनकी शादियां हो रही हैं, जो फ्यूचर में आगे और आगे जाके शायद और मुश्किल हो जाएगा। आई एम सॉरी टू टेल यू, बट आई थिंक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक द डिवोर्स रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कितना हो चुका है डिवोर्स रेट? काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। पिछले ज़माने मतलब पहले तो डिवोर्स बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी, अब आप देखें ना एक्सेप्टेबल मीडिया भी पोर्ट्रे करने लगा है। अब तो डिवोर्स, सेकंड मैरिज, बहुत सारी चीज़ें जो, हाँ, जो अच्छी बात भी है कि हमारे मास्टर में बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अनएक्सेप्टेबल थी पहले, कि भाई शादीशुदा औरत से शादी कौन करेगा। आप देखें लोग शादियाँ करते भी हैं, उनके बच्चों को भी रखते हैं। अच्छा, ये क्या एक कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर इसके साथ नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, तो एक घर वालों का प्रेशर होता है कि नहीं रहना है, बच्चा पैदा कर लो तो सब सही हो जाएगा। उसके बाद ये होता है नहीं दूसरा कर लो तो फिर सब सही हो जाएगा। भले इसमें मारें खा रहे हैं, भले औरत मर्द को मार रही हो या मर्द औरत को मार रहा हो, और या फिर एक दूसरे के लिए इतना एक्सट्रीम पे पहुंचे हैं कि शक्ल ना देखना चाहते। आपको पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसका पीएचडी थीसिस ही मैरिटल सेटिस्फैक्शन पे था। ठीक है। तो उसके थीसिस के हिसाब से उसने 2 तरह के कपल्स लिए थे। एक यंगर एज जिनकी शादी को 5 साल से कम हुआ है, और एक वो जिनको शादी को 10 साल से ज़्यादा हुए हैं। और एक्चुअली उसने कहा था, मतलब उसी ने मुझे बताया था कि जो डिससेटिस्फैक्शन है वो 10 साल से ऊपर वाले कपल्स में ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि मैंने कहा ना, वो बेचारों को ना अंडरस्टैंडिंग थी, ना कोई समझाने वाला था। उनकी लाइफ जिस तरह से हो गई, बस उनके अंदर एक्सेप्टेंस थी कि बस जैसा हो गया वैसा हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ को चेंज करने की कोशिश भी नहीं करते थे। जो यंगर जनरेशन या यंगर एज कपल्स हैं या जिनकी अभी शादियाँ हुई हैं, वो एटलीस्ट ये एफर्ट करते हैं कि हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। और अगर बेहतर नहीं हो रही तो फिर मतलब इफ़ दे फील कि बस बिल्कुल होपलेस वाला केस है, सो नाउ दे आर ऑल्सो विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ इट कि यार ये मतलब कोई चीज़ चेंज नहीं हो सकती, तो मैं अपनी लाइफ मिजरेबल क्यों करूँ, ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा मिलनी है। तो आई थिंक लोगों को कुछ अपनी वर्थ का अंदाज़ा भी हो गया है। कुछ लोगों को मतलब आई थिंक वी हैव ऑल्सो मूव्ड अहेड फ्रॉम द फैक्ट, जो हम नहीं कहते थे कि शादी में चाहे वो हस्बैंड और वाइफ हो, वो आपका पूरा एक दुनिया है। मतलब अब आप देखें बहुत सारी जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो कहते हैं भाई एक पर्सन के ऊपर आप इतनी एक्सपेक्टेशन ले नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अभी भी हम हैं थोड़े ट्रेडिशनल, तो आप देखें ना, जो बेचारी लड़की की शादी होती है तो हस्बैंड सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बन जाता है। अब ये हस्बैंड काम पे भी जाता है, मतलब उसको घर के भी मसाइल हैं, अम्मा से लड़ रही है वो भी मसले हैं। मतलब वो हस्बैंड हर वक्त तो हैप्पी गो लकी मूड में नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि उसका सेंटर वही है तो हस्बैंड की हर चीज़ उसको ज़्यादा इफेक्ट करती है।
तब आप देखें मतलब मॉडर्न थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि भाई मतलब स्पेशली जो ट्रेडिशनल ईस्टर्न वर्ल्ड है उसके अंदर लड़कियां सब कुछ छोड़ देती हैं, दोस्त छोड़ देती हैं, घर वाले छोड़ देती हैं, कुछ नहीं है उनके पास, कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, तो सारी एक्सपेक्टेशन एक बेचारे आदमी से है। वो आदमी हर वक्त तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकता, इमोशनली, फिजिकली और हर Financially, हर तरह फाइनेंशियली से, वो हर हर वक्त तरह अवेलेबल नहीं रह सकता ना। Exactly. तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी ये एक ज़्यादा हो जाता है ना थोड़ा सा मर्द के लिए। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, मुझे मेरी बहुत सॉलिडारिटी है आदमियों से। तो इसका क्या हल है? उसका हल ये है कि मतलब औरतों को आई थिंक मैन ऑल्सो हमारे भी हमें माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। अब दुनिया बदल गई है, अब वो वाला दुनिया नहीं रही कि भाई औरत से घर पे रहेगी और बाहर नहीं निकलेगी। मुझे लगता है कि सारे हस्बैंड्स को अपनी बीवियों के लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढने की ज़रूरत है कि यार ये कुछ तो करें, उनको सपोर्ट करें। अगर पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ने दें, अगर वो नौकरी करना चाहती हैं तो नौकरी करने दें। बिल्कुल, मतलब यू नो कि कुछ नहीं करते, मैं कहती हूँ तो फॉस्टर करें होम बिजनेसेस, अब तो टाइम है, होम बिजनेसेस हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। बिल्कुल कि आप कुछ तो करें, कहीं तो दिल लगाएं, वरना आप सोचे ना यार एक बेचारी जो सुबह उठती है, घर 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 की चार दीवारें और बच्चे, मतलब बच्चों को संभालना भी कोई आसान काम नहीं है, और फिर पूरा दिन बैठ के मियाँ का इंतज़ार करना कि मियाँ आएगा तो भाई ज़िंदगी बदल जाएगी, मियाँ आए बुरे मूड में। एक शादी में जो शक होता है, औरतें बहुत ज़्यादा शक करती हैं, वैसे मर्द हज़रात भी शक करते हैं। औरतों को ये होता है जी ये जो शर्ट पे औरत के किसी परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है, ये बाल कहाँ से निकल आया, तुम इतना लेट क्यों आए हो। एक मर्द का औरत पे शक होता है कि तुम सारा दिन फ़ोन पे क्यों लगी रहती हो, किससे मैसेजेस पे बात कर रही होती हो, किसको कॉल कर रही होती हो। तो दोनों साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो शक क्रिएट होता है। तो एक शादी ख़राब करने के लिए शक कितना किरदार अदा करता है? आई थिंक बहुत अदा करता है शक, क्योंकि शक पैरानोया में कन्वर्ट होता है और फिर से डिससेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत हाई होता है। और उसकी वजह सिर्फ ये है, देखें, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। औरतें ज़्यादा शक इसलिए करती हैं बिकॉज अगेन मैं अपने प्रीवियस सवाल नहीं पूछ सकती, सवाल पूछ सकती हैं, प्रीवियस पॉइंट से लिंक करूंगी, वो बाहर नहीं जाती, उनका एक्सपोजर कम है। देखें उनके लिए अगर एक मियाँ अपने ऑफिस में 6 लड़कियों के साथ काम करता है तो उनको ये बात ना समझ ही नहीं आती। अगर वो खुद भी 6 आदमियों के साथ काम करती है तो उनको रियलाइज होता है कि कुलीग्स की रिलेशनशिप अलग होती है। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कुछ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिकॉज वो उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाती बिकॉज एक्सपोजर नहीं है। ठीक है, जब आप बाहर निकलते हैं और आप इतने लोगों से मिलते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि हर किसी के साथ आपका अफेयर तो नहीं हो सकता। मतलब कुछ आपके सिर्फ अक्वेंटेंस होंगे, कुछ जानने वाले होंगे, कुछ से सिर्फ हाय हेलो होगी, कुछ से हंसी मजाक होगा। तो ये सारी ये कुछ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। कुछ क्योंकि हाँ हमारे हस्बैंड्स फील करते हैं कि आई एम नॉट आंसरेबल, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर मुझे कोई शक होगा किसी चीज़ पे तो आप उसको क्लियर करेंगे ना। कोई 5 चीज़ें हमारे देखने वालों को बताएं कि शादी अच्छी चलाने के लिए, शादी बचाने के लिए क्या ऐसी 5 चीज़ों पे काम करना चाहिए कपल्स को, ताकि वो एक बेहतर मैरिज और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें? आई थिंक रिस्पेक्ट नंबर 1। ठीक है, एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना तो सबसे पहले बात ज़रूरी है। सेकंड ऑफ कोर्स हम कहते हैं कम्युनिकेशन। थर्ड, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब हम प्रॉब्लम्स को के बारे में, मतलब लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। लड़ाई हो भी जाए तो जब दोनों का दिमाग सही हो जाए तो बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई लड़ाई हुई क्यों थी और किस तरह आप इसको फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं। बिकॉज 2 लोग जब अलग अलग नेचर के एक घर में रहेंगे, ज़्यादातर मियाँ बीवी 2 अलग नेचर के ही होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। कॉन्फ्लिक्ट होना बुरी बात नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन ना मिले, उसी बात पे बार बार लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि आप उसको बैठ के उसको डिस्कस करके सॉल्व ही नहीं कर रहे। सो दैट्स नंबर 3 कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दोनों को आना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 बहुत ज़रूरी है कि यू अंडरस्टैंड के बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वन टीम। ठीक है, सबसे बड़ा इशू होता है जब कंपटीशन आ जाता है कि आप कहते हैं आई एम टीम ए, यू आर टीम बी। यू कांट कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, आप दोनों को एज अ टीम पूरी दुनिया के अगेंस्ट कम्पीट करना है। ठीक है, मुझे बहुत एक जगह जहाँ मुझे गलती हस्बैंड्स की लगती है, वैसे मैं बहुत सॉलिडारिटी है मुझे हस्बैंड्स के साथ। आई जेन्युइनली फील वुमेन आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, उनके साथ डील करना मुश्किल काम होता है। लेकिन एक फैक्टर है कि मुझे लगता है, देखिए, अपने घर में रिलेशनशिप के बीच में बैलेंस ट्राई करना हस्बैंड का काम होता है। बिकॉज वो लड़की आपके घर आके रहती है इन आर पाकिस्तानी सोसाइटी। तो कभी बहुत सारे हस्बैंड जो हैं उनको ये बैलेंस करना नहीं आता कि अगर बीवी और अम्मी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे रिजॉल्व करना है। मतलब और ये चीज़ आपको शायद शादी करने से पहले की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि सिखाना चाहिए कि भाई होगा कॉन्फ्लिक्ट। जब लोग घर में रहेंगे और 2 औरतें रहेंगी तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। पावर डायनामिक्स की वजह से, पोजेसिवनेस की वजह से, बहुत वो एक अलग नेचर से आई है, एक अलग सेटअप से आई है। जो अम्मा होती हैं वो एक अलग सेटअप की होती हैं। तो हस्बैंड्स नीड टू लर्न कि इस कॉन्फ्लिक्ट को सक्सेसफुली रिजॉल्व कैसे करना है। अक्सर सेकंड मैरिजेस में देखा गया है कि जो फादर है, अगर उसे बेटा या बेटी से प्रॉब्लम है तो वो फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं या फिर उनको बुरा भला कहते हैं।
तो उसके लिए बच्चे के मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये कैसे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जो आदमी है ये मेरे बच्चों के लिए अब्यूज़र है, या एक औरत जो है ये मेरे बच्चों को अब्यूज़ कर रही है, हरास कर रही है, तो ये कैसे पेरेंट्स इस चीज़ को फोकस कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं? वंस यू हैव चिल्ड्रन, बच्चे आर योर टॉप प्रायोरिटी। मुझे आई अंडरस्टैंड कि लोग शादी करना चाहते हैं दोबारा, कंपैटिबिलिटी चाहिए, वो चाहिए, लेकिन देखें ये बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स ना लोगों को पहले ही नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि जो नया पर्सन है, जो मतलब फादर या मदर, उनका एटीट्यूड कैसा है बच्चों की तरफ, लेकिन लोग उसको ओवरलुक करते हैं। तो उस एटीट्यूड को जज करने के लिए क्या है ऐसे पॉइंट्स जो जरा दो फोकस देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको पहले ही आपके जो आपसे शादी कर रहे हैं वो कह रहे हैं भाई आप आ जाएं, लेकिन बच्चों को लेके मत आइएगा, ठीक है, और मतलब उस केस में हम इतनी हमारी सैड सोसाइटी है कि भाई नाना नानी भी कहते हैं यार हम बच्चे को रख लेंगे, बच्चे की शादी कर दो, मतलब जो कि अनफेयर है। मतलब नाना नानी का जो एज ब्रैकेट है वो बेचारे एक बच्चे को कैसे बड़ा करेंगे। तो ये सब मुझे सिर्फ लगता है कि एक बच्चा पैदा करने के बाद आपकी टॉप प्रायोरिटी बच्चा होता है। तो जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी शक हो, ठीक है, कि ऐसे मतलब, और ये शक नहीं होता ना, लोगों को दिख नहीं रहा होता, क्या मैं बताऊं नवीद, लोगों को दिख रहा होता है, लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। क्यों? ये क्यूज नजर आ रही होती हैं कि भाई ये पर्सन जो है, मतलब स्पेशली बच्चे का रिएक्शन टुवर्ड्स द चाइल्ड। यार बच्चे, हम कहते नहीं बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जाते जाते एक ऐसा मैसेज जो आप कपल्स को देना चाहें जिनकी शादी अगर ख़राब किसी एक बैड पैच से गुजर रही है, तो क्या ऐसा काम करें कि वो उस पर दोनों कंपेटेबिलिटी उनकी देखें? सबसे पहले तो शादी एक स्ट्रेट कर्व नहीं होता, हमेशा हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ बहुत बुरे होंगे। अगेन मैं कहती हूँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऐसा नहीं होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट होगा, रिजॉल्व करना है और उससे लर्न करना है कि आगे दोबारा ना हो। तो मतलब यू कांट एक्सपेक्ट इट टू बी अ गुड डे एवरी डे। हमारी लाइफ भी गुड डेज और बैड डेज दोनों की होती है, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी कि इट कुड बी गुड बट इट कुड ऑल्सो बी बैड, वो नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, आई जस्ट फील कि वंस यू गेट मैरिड तो आप मतलब दो, मैंने कहा ना, ग्लास को आप हाफ फुल देख सकते हैं कि हाफ एम्प्टी देख सकते हैं, अगर ग्लास में पानी हो तो आधा। तो आई थिंक अपनी रिलेशनशिप में भी, स्पेशली मैरिज में, हाफ अच्छी चीज़ें के नोटिस ज़्यादा करें कि यार अगर उस पर्सन ने मेरी 2 दफ़ा ये नहीं किया लेकिन तीसरी दफ़ा मेरी तारीफ़ तो की थी। आई जस्ट फील कि जितना आप जनरली भी अपनी लाइफ में जितना पॉजिटिव के ऊपर फोकस करेंगे, उतनी आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज़्यादा होगा। जितना नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे कि इसने ये नहीं किया तो वो नहीं किया, हमेशा एक बैलेंस होता है, 3 चीज़ें अच्छी होती हैं तो 2 चीज़ें बुरी भी होती हैं। तो आई जस्ट फील फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एंड इग्नोरिंग द नेगेटिव इज़ अ वेरी गुड ट्रेट। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, दिस इज़ इट। आज हमने आपको बताया कि गुड मैरिज, बैड मैरिज और मैरिटल कंपेटिबिलिटी किस तरह से आप अपने शौहर को खुश रख सकती हैं, किस तरह से आप अपनी बीवी को खुश रख सकते हैं, किस तरह से एक शादी की ज़िंदगी जो है आप बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। एंड आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। शक करना आसान होता है, इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, लड़ना आसान होता है, फ्रस्ट्रेशन निकालना एक दूसरे पे आसान होता है, लेकिन उस मसले पे बैठ के डिस्कस करना, बात करना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल जितने कपल्स में आपस में दोस्तियां हैं, जितना एक दूसरे से कम्यूट बढ़ता जा रहा है, तो आपस में बैठ के डिस्कस करें। जैसे कमल ने कहा कि जो चीज़ चाहिए वो मांगें, वो बोलें, अंदर ही अंदर कुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अंदर कुड़ना शुरू करते हैं तभी शादी का जो है वो कबाड़ा शुरू होता है। सो गाइज़, आपको जो सेशन हमारा जैसा अच्छा लगा है ये हमें ज़रूर बताइए। आप क्या टॉपिक्स सुनना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे, कौन से मसलों पे चाहते हैं कि हम उस पर बात करें, आप हमें लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपको हमारा शो बहुत पसंद है। मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। ग्लैमर एंटरटेनमेंट पे देखते रहिए। अगले सेशन में वापस आएंगे, ज़रूरी बातें करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे। थैंक यू।